अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर शुजाउद्दीन राव की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। भारत के सूबा बिहार में पटना और गया के दरमियान रेलवे लाइन और सड़क से कुछ दूर हटकर देहाती इलाके का एक थाना था। वो थाना आज भी होगा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब तो वहाँ की दुनिया ही बदल गई होगी। मैं इस थाने का इंचार्ज था। मैं जो वारदात और तफ्तीश पेश करने चला हूँ, इसका मुख्तसरन पस मंज़र वाज़े करने की इजाज़त चाहूँगा। पीर परस्ती का जब जिक्र आता है तो इसे सूबाई सरहद पंजाब और सिंध तक ही महदूद रखा जाता है, जैसे पीर और पीर परस्ती इन्हीं सूबा जात में होती हो। मैं इसकी तस्हीह करके वजाहत यूँ पेश करूँगा कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वहाँ पीर लाज़मन मौजूद हैं। इंसान जिस कदर पसमानदा होगा, पीर परस्ती इतनी ही लाजमी समझी जाएगी जैसे कि अपने मज़हब का एक लाजमी जुज़्व हो। पीर तो इंग्लैंड और यूरोप के इन मुल्कों तक भी पहुँच गए हैं जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं। मैं सूबा बिहार के जिस देहाती इलाके की वारदात सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दो बड़े पीर थे। मुरीदी का हल्का दोनों का वसी था। ये दोनों पीर और इनके मुरीद वैसे ही थे जैसे सरहद पंजाब और सिंध में देखे जाते हैं, फ़र्क सिर्फ ज़बान का था। इनमें एक का नाम शाह महताब वलीउल्लाह था और शाह महताब के नाम से मशहूर था। ये छोटे से गांव राजन में रहता था। वहाँ इसकी कुशादा और दीदा ज़ेब हवेली थी जिससे लोग तकद्दुस की निगाहों से देखा करते थे। गांव मेरे थाने के इलाके में आता था। दूसरे पीर का गांव दूसरे थाने के तहत था। इस वारदात का ताल्लुक सिर्फ शाह महताब के साथ है। वहीं वजह मैं दूसरे पीर का मज़ीद ज़िक्र नहीं करूँगा। मैं इस एतराफ़ में ज़रा सी भी झेप या शर्म महसूस नहीं करूँगा कि मैं ख़ुद शाह महताब का मोतक़िद और मुरीद था। मैंने इसके हाथ पर मुरीदी की बैत नहीं की थी, लेकिन अक़ीदतमंदी कट्टर मुरीदों जैसी थी। देहातों के अलावा करीबी कस्मों के तालीम याफ्ता मुसलमान भी शाह महताब के अगर बाकायदा मुरीद नहीं थे तो मोतक़िद ज़रूर थे। इस अक़ीदतमंदी का बायस ये था कि शाह महताब दीनी अमूर में कुछ दस्तरस रखता था और उसका अंदाज़ ख़ताबत पुरअसर था। वो महीने में एक बार अपने हाथ दर्स दिया करता था। कभी फुर्सत होती तो मैं भी उसका दर्स सुनने चला जाया करता था। दर्स के अलावा उसकी जो करामात सुनी थीं, वो मेरे दिल ने बग़ैर तहक़ीक़ और तफ्तीश कबूल कर रखी थीं। मैं पहली बार इसके सलाम और कदमबोसी को गया और इसे पता चला कि मैं थानेदार हूँ तो इसने उठकर मेरा इस्तक़बाल किया और तपाक से मिला। इसकी हवेली का ये कुशादा कमरा था जिसमें वो मुरीदों वग़ैरह को बिठाया करता और वहीं दर्स दिया करता था। मुझे दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो मैं जान गया कि थानेदारी की वजह से ये मेरी ताज़ीम और तकरीम कर रहा है। मैंने इसे रोक दिया और कहा कि मैं इसके आस्थाने पर थानेदार की हैसियत से नहीं बल्कि एक मोतक़िद, पैरोकार और ग़ुलाम की हैसियत से आया हूँ और इसके कदमों में बैठकर रूहानी तस्कीन चाहता हूँ। ये ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि मैं जाहिल और ज़हनी लिहाज से पसमानदा नहीं था और मैं कम फ़हम और बेइल्म भी नहीं था। तालीम का हुसूल हमारी ख़ानदानी विरसा था जो मुझ तक पहुँचा और मैंने हद्दुल मक़दूर तालीम हासिल की थी। एक रात मेरे घर के दरवाज़े की दस्तक ने मुझे बड़ी गहरी और पुरसुकून नींद से जगा दिया। मैं अपनी थानेदारी को कोसता हुआ दरवाज़े तक गया और थानेदाराना रौब से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो। थाने से एक कांस्टेबल आया था। इसे कहा कि तुम यकीनन कोई अच्छी खबर तो लाए नहीं होगे। जी, बहुत बुरी खबर है साहब, उसने रुंधी हुई आवाज़ में खबर सुनाई। शाह महताब वलीउल्लाह कत्ल हो गए हैं। लाश इनके सोने के कमरे में पड़ी है। बखुदा यूँ लगा जैसे मैं जागा नहीं ख्वाब देख रहा हूँ और बहुत ही बुरा ख्वाब है। लेकिन कांस्टेबल की सिसकी सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं, कांस्टेबल रो रहा था। मेरे थाने के चंद एक अफराद शाह महताब के मुरीद थे। वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बड़ी तेज़ी से वर्दी पहनी और तकरीबन दौड़ता हुआ थाने पहुँचा। वहाँ तो सारा थाना ही बेदार हो चुका था। शाह महताब के जो कांस्टेबल मुरीद थे वो हिचकियाँ और सिसकियाँ लेकर रो रहे थे।
रपोर्ट लाने वालों के साथ गांव का मुखिया भी था। मैं इसे मुखिया की बजाय नंबरदार लिखूंगा, क्योंकि यहाँ जुर्म और सज़ा की जो कहानियाँ हैं उनमें नंबरदार का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। इस हिंदू नंबरदार के साथ गांव के दो अच्छी हैसियत वाले जमींदार भी थे और ये दोनों मुसलमान थे। ज़हन में रखें कि शाह महताब के घर में कोई और मर्द नहीं था। इसकी उम्र 50 साल से कुछ ज़्यादा थी। 2 बीवियाँ थीं और सिर्फ एक बीवी में से एक बेटा था जो अभी बहुत छोटा था। बाकी 4 या गालिबन 5 बेटियाँ थीं। इब्तिदाई रिपोर्ट लिखने के लिए जो ज़रूरी मालूमात और तफसीलात दरकार थीं वो मैंने रिपोर्ट लेने वालों से लीं और तहरीर कर लीं। ये तो ज़ाब्ता पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं जो तफसील से बयान करना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। पीर का गांव वहाँ से 1.5 पौने 2 मील के फासले पर था। वो भी ज़माना था पुलिस के पास कोई मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। तेज़ रफ्तार सरिया घोड़ा था और कांस्टेबलों के पास साइकिल होते थे। पैदल चलने में कोई यार महसूस नहीं होती थी। वो ज़माना पैदल चलने का ही था, लेकिन नुकसान ये होता था कि मौके पर वक्त पहुंचना मुमकिन नहीं होता था। कुछ ऐसे ही में अमले के ज़रूरी अफराद को रिपोर्ट लाने वालों को साथ लेकर वारदात वाले गांव पहुंच गया। राजन गांव कोई ऐसा छोटा भी न था, लेकिन इतना बड़ा गांव भी न था। सूबा बिहार हिंदू अक्सरियत का सूबा था। देहाती इलाके में मुसलमानों की आबादी ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन अक्सरियत हिंदुओं की थी। राजन गांव की ज़्यादा आबादी हिंदुओं की ही थी। कत्ल की वारदातों के मुतालिक भी कुछ तबसरा पेश कर दूं तो बेमहल न होगा। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों को किस तरह बेखौफ व खतर कत्ल कर रहे हैं और कानून बेबस और मजबूर होकर रह गया है। अगर कानून मौजूद है तो ऐसे ही कानून को जंगल का कानून कहा जाता है। एक ही बार पूरे ख़ानदान को काट दिया जाता है और मकतूलीन के लवाहिकीन की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है जिस पर काबू पाने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि पुलिस पर काबू पाया जाए ताकि मुकमुका वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। मैं जिस दौर की वारदात सुना रहा हूँ, इस दौर में सबसे ज़्यादा कत्ल पंजाब के कुछ इलाकों में होते थे, जिनमें पोठोहार, ज़िला सरगोदा, ज़िला जेहलम और सिखों का इलाका दोआबा ख़ास तौर पर शामिल हैं। ये सब ख़ानदानी अदावतों की बिना पर या इंतकामी कत्ल होते थे। इन इलाकों के लोगों के लिए कत्ल कोई चौंका देने वाली वारदात नहीं होती थी। मैं सूबा बिहार की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लोग कत्ल के सिर्फ लफ्ज़ से वाकिफ़ थे। अगर डाकू किसी को कत्ल कर देते तो जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती थी लोगों पर खौफ व हिरास तारी हो जाता था। इस सूबे के लोगों को शुरफा कह लें, बुज़दिल कह लें या अमन पसंद कह लें, कत्ल की वारदात न होने के बराबर थी। मैं जो वारदात सुना रहा हूँ इसमें एक मशहूर व मारूफ और मकबूल आम पीर कत्ल हो गया था जिसे लोग वलीउल्लाह भी मानते थे। मैं जब मकतूल की हवेली तक पहुँचा तो गांव की सारी ही आबादी हवेली के सामने इकट्ठी हो चुकी थी। ज़रा सी देर में सारे गांव को पता चल गया था कि पीर साहब कत्ल हो गए हैं या ये कि पीर साहब अपने पलंग पर मुर्दा पाए गए हैं। पहले बता चुका हूँ कि यह खासी कुशादा हवेली थी जो किलानुमा थी। मुझे अंदर ले गए। मैंने इन अफराद को जो मुझे थाने से लाए थे बाहर ही खड़ा कर दिया और पीर की दोनों बीवियों के साथ इस कमरे में गया जिसमें इसकी लाश पड़ी हुई थी। इस इलाके में अभी बिजली नहीं गई थी। मेरे साथ 3 लंबी टार्चें थीं। हवेली में पेट्रोमैक्स लैंप जला लिया गया था। इसकी रोशनी खासी ज़्यादा थी। ये शाह महताब का बेडरूम था। कमरे की ज़ेबो ज़ेबाइश नहायत अच्छी थी। पलंग खासा चौड़ा था जो कमरे के वसत में रखा हुआ था। तकिए की तरफ से ये दीवार के साथ लगा हुआ था। कमरे में एक पेट्रोमैक्स लैंप मौजूद था। एक और लैंप आ गया। इनकी रोशनी ट्यूबलाइटों जैसी थी। मकतूल की लाश पलंग पर पीठ के बल पड़ी थी। चेहरे पर कर्बनाक तासुर था। मुंह कुछ ज़्यादा खुला हुआ और आंखें भी खुली हुई थीं। चेहरे का ये तासुर ही बता रहा था कि इसका गला घोटा गया है। मैंने इसकी गर्दन देखी। हाथों से गला घोटने के साफ निशानात मौजूद थे। शहरक के दाएं और बाएं तरफ ऐसे निशानात थे जैसे कातिल के नाखून खाल में उतरे हों। गर्दन के दाएं बाएं भी निशानात थे जिनसे ये पता चलता था कि पहले इसकी शहरक एक हाथ से दबाई गई थी, फिर दोनों हाथों से गर्दन दबाई गई, यानी गला घोटा गया। जो ख़ास बात देखी
वो ये थी कि लाश नीम बरहना थी। पलंग पोश सफ़ेद था, इस पर टूटी हुई रंगीन चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये ज़हन में रखें कि वारदात में औरत होगी तो टूटी हुई चूड़ियाँ ज़रूर होंगी। यह अमूमन ज़बरदस्ती की निशानी होती है। यूँ भी कह लें कि टूटी हुई चूड़ियों से ये यकीन हो जाता है कि कत्ल के वक्त एक औरत भी यहाँ मौजूद थी। मकतूल की बड़ी बीवी ने मुझे बताया कि चूड़ियों के कुछ टुकड़े फर्श पर भी बिखरे हुए हैं। मैंने ये टुकड़े देखे और चुन लिए। पलंग वाले टुकड़े भी मैंने इकट्ठे करके अपने कब्जे में कर लिए। पलंग पोश पर मुझे कुछ और निशानात भी नजर आए। इस पर ज़रा सी मट्टी बिखरी हुई थी और ऐसे निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे कि पलंग पर कोई चढ़ा जो जूते पहने हुए था। वो निशानात जूतियों की रगड़ के थे। इन जूतियों के नीचे मट्टी लगी हुई थी। मेरा कयास या कयाफा कहता था कि कातिल जूतियां पहने हुए पलंग पर चढ़ा, सोए हुए शाह महताब पर बैठ गया और उसका गला घोंट दिया। लेकिन चूड़ियों के टुकड़े बताते थे कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी। चूड़ियों का टूटना और उनके टुकड़ों का पलंग के अलावा फर्श पर भी बिखर जाना मज़ाहिमत और धींगा मुश्ती की निशानदही करता था। पुलिस वाले जज्बाती नहीं हुआ करते, लेकिन मैं सदमे की कैफियत में था और जज्बात मुझ पर गालिब आ रहे थे। ये तो मेरा पीरो मुर्शिद था जिसके दर्स मुझे मुतासिर किया करते थे और मेरी ज़िंदगी इसी सांचे में ढलती जा रही थी। यकीन जाने मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा। मैंने ऐद कर लिया था कि दिन रात एक कर दूंगा और कातिल को पकड़कर सजाए मौत दिलाऊंगा। लेकिन कमरे में एक ऐसी चीज़ देखी जिसने मुझे कुछ और ही नौइयत का सदमा पहुंचाया। वो थी शराब की बदबू जो कमरे में फैली हुई थी। पलंग के तकिए की तरफ एक गोल तिपाई पर शराब की बोतल रखी हुई थी और 2 गिलास भी। बोतल आधी खाली हो चुकी थी और 2 गिलासों में थोड़ी थोड़ी शराब पड़ी हुई थी। मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि मेरा पीरो मुर्शिद शराब भी पीता था। मैंने सदमे और जज्बात से मगलूब होकर ये मकाना हरकत की कि लाश के खुले हुए मुंह पर झुककर नाक उसके करीब करके सूंघा तो शराब की बू ने मुझे जैसे जोर से धक्का मारा हो। चूड़ियों का टूटना और टुकड़ों का इस तरह बिखर जाना एक वाज़ेह सबूत था कि कमरे में कोई गैर औरत आई या लाई गई थी। बात तो ये भी मेरे लिए सदमे वाली थी, लेकिन अपने आप को मैंने ये धोखा दिया कि शाह महताब की अपनी 2 बीवियों में से कोई एक उसके पास होगी। मैंने तस्दीक या तरदीद की खातिर दोनों बीवियों से पूछा कि आज रात दोनों में से कौन उसके पास थी। दोनों ने इनकार में सर हिला दिया। 1 महीना हो गया है, छोटी बीवी ने कहा। हम दोनों में से कोई भी किसी भी रात इस कमरे में नहीं सोई, न बुलाई गई हैं। ये कोई और थी, छोटी बीवी ने कहा। आपने यहाँ जो देखा है देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन थी। मुझे इन दोनों बीवियों पर भी शक था। मैंने दोनों के बाजुओं में चूड़ियाँ देखी थीं। टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े इन दोनों की चूड़ियों से मिलाकर देखने थे, लेकिन फौरी तौर पर नहीं। कोई घरेलू तनाज़ा कत्ल का बायस हो सकता था। मैंने लाश का नजरी मुआयना अच्छी तरह कर लिया और मौका वारदात को भी पूरी तसल्ली से देख लिया, तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया। लाश को 9 साढ़े 9 मील दूर सरकारी अस्पताल में जाना था। दोनों बीवियां मुझे एक और कमरे में ले गईं। यह भी बैठक जैसा कमरा था। छोटी बीवी ने कहा कि वो मुझे कुछ बताएगी कि ये औरत कौन हो सकती है जिसकी चूड़ियाँ वारदात वाले कमरे में पाई गई थीं। मैंने इस बीवी को अपने पास बिठा लिया और बड़ी से कहा कि वो अभी चली जाए और मैं इसे भी बुलाऊंगा। इसके जाने के बाद मैंने छोटी बीवी से घर के अफराद की तफसील पूछी। ये तफसील यूँ थी कि मकतूल की एक तो ये बड़ी बीवी थी, जिसे पहली बीवी कह लें। इसकी उम्र 45 और 50 साल के दरमियान थी। जवानी ढल गई थी और वैसे भी वो वाजबी सी शक्ल व सूरत की थी। छोटी बीवी की उम्र 30 साल के लगभग थी। ये जवानी का उरूज था और दिलकश शक्ल व सूरत वाली थी और उसका सरापा भी एक ख़ास जाज़बियत रखता था। मैंने ये ख़ास बात देखी कि इन दोनों बीवियों की आंखों में आंसुओं की ज़रा सी भी नमी नहीं थी। चेहरों पर उदासी का तासुर तो था, लेकिन इनकी कैफियत मातमी हरगिज़ नहीं थी जो जवान औरतों के चेहरों पर आ जाती है जब वो बेवा हो जाती हैं। बड़ी बीवी की 2 बेटियां थीं। एक की उम्र 20 साल के लगभग और दूसरी 15-16 साल की थी। छोटी का एक बेटा था जिसकी उम्र 6 साल और एक बेटी थी जो 10 साल की थी। इस तरह घर में और कोई मर्द नहीं था।
छोटी बीवी ने स्लेटी रंग का मलमल का दुपट्टा मेरे हवाले करते हुए कहा कि ये इस औरत का दुपट्टा है जो मकतूल के कमरे में आई थी। इसने सारी बात सुनाई जो मैं अपनी ज़बान में सुना देता हूँ। इनके पास घड़ी तो थी नहीं कि पता चलता कि ये वाक़या कितने बजे रात हुआ था। उसने यूँ बताया कि आधी रात गुजर गई थी जब वो पेशाब के लिए बाहर आई। इसमें हवेली का एक दरवाज़ा तो सामने की तरफ था, इधर से मुरीद वगैरह आते और मुलाकात वाले बड़े कमरे में बैठ जाते थे। एक दरवाज़ा हवेली के दाएं पहलू की तरफ था जो आम लोगों के लिए नहीं था। छोटी बीवी ने बताया कि इस दरवाजे से रात के वक्त पीर के ख़ास मुलाकाती आया और जाया करते थे। ख़ास मुलाकातों में औरतें ख़ास तौर पर शामिल थीं। छोटी बीवी जब मुझे ये तफसीलात बता रही थी तो मैं यूँ महसूस करने लगा था जैसे वो शाह माताब वलीउल्लाह की असलियत से पर्दा उठा रही हो, और जिसे मैं सोना समझता रहा था वो पीतल या तांबे की शक्ल में मेरे सामने आ रहा था। उसने बताया कि वो जब सहन में आई तो इसे हवेली के इस पतली दरवाजे का एक किवाड़ ज़रा सा खुला नजर आया और एक औरत दिखाई दी जो दरवाजे में से बाहर निकल रही थी। अगर छोटी बीवी को इस वक्त मालूम हो जाता कि ये इसके खाविंद को कत्ल करके या कत्ल करवा के भाग रही है तो वो दौड़कर इसे पकड़ लेती, लेकिन छोटी बीवी ने सिर्फ ये महसूस किया कि आधी रात के वक्त एक औरत का इस दरवाजे में से अंदर आना और चले जाना कोई नई और अनोखी बात नहीं थी। उसने बताया कि ये तो शाह माताब का मामूल था। चांदनी तो खासी चमकदार थी, लेकिन चांद उफक की तरफ चला गया था, इसलिए साए इस तरह पड़ रहे थे कि छोटी बीवी इस औरत को पहचान न सकी और उसने औरत को आमने सामने से देखा भी नहीं था। दरवाजे में औरत का दाएं पहलू और चेहरा दाएं तरफ से नज़र आ रहा था और वो दरवाजे में से निकल गई थी। छोटी बीवी को रखवाली वाले कुत्ते का ख्याल आया जो खुला हुआ था और हवेली के बाहर मौजूद था। वो बुलडॉग था जिसे पंजाब में भूबली कहा जाता है। वो खूंखार कुत्ता था। इस औरत के निकल जाने के फौरन बाद कुत्ता गुर्राया, फिर भौंका। यह आवाज़ें छोटी बीवी ने सुनी, लेकिन दरवाजे में जाकर देखा नहीं कि ये औरत थी कौन। वो चाहती थी कि हस्बे मामूल शाह माताब ने एक औरत को अपने बेडरूम की जीनत और तफरीह तबे का जरिया बनाया था। कुत्ता जब भौंका तो छोटी बीवी ने भागते कदमों की आवाज़ें सुनी और फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें भी सुनाई दी। चंद सेकंड बाद औरत की चीख सुनाई दी। तब छोटी बीवी बाहर निकली कि जो कोई भी है वो इसे कुत्ते से बचा ले। इस खूंखार कुत्ते ने तो इसे चीर फाड़ कर ही रख देना था। यह हवेली गांव से बाहर थी और इसके इर्द गिर्द जगह खाली थी और ज़रा फासले से खेत शुरू हो जाते थे। छोटी बीवी बाहर निकली तो इसे 20-25 कदम दूर ये मंजर दिखाई दिया कि कुत्ते ने औरत को अगली टांगें उठाकर पकड़ लिया था। कुत्ते ने इसे काटा भी होगा और पंजों से इसकी कहीं से खाल भी उतारी होगी, लेकिन कुत्ता खुद ही रुक भी गया। औरत दौड़ती हुई गई और हवेली के पिछवाड़े चली गई। इस जगह दरख्त कुछ ज़्यादा थे जिनके साए में कुत्ता नज़र तो आता था, लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं। सिर्फ ये नज़र आया कि कुत्ता एक ही जगह नाच कूद रहा था। छोटी बीवी बड़ी तेज़ी से कुत्ते तक पहुंची तो उसने देखा कि औरत का दुपट्टा इस तरह कुत्ते पर गिर पड़ा था जैसे कुत्ता जाल में फंस गया हो। वो दुपट्टा इस औरत ने दानिस्ता नहीं फेंका होगा, बल्कि कुत्ते ने जब उस तक पहुंचकर उस पर हमला किया तो उसका दुपट्टा सिरक कर कुत्ते के जिस्म और सर पर गिरा। यही वजह थी कि कुत्ता रुक गया था और अब वो अपने आप को दुपट्टे से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। छोटी बीवी ने जाकर कुत्ते को दुपट्टे से आज़ाद किया और इसे दुपट्टे से पकड़ लिया। चूँकि ये कुत्ता इनका अपना था, इसलिए वो छोटी बीवी के हाथ चाटने लगा और प्यार की हरकतें भी की। छोटी बीवी दुपट्टा साथ लेकर वापस आई और हवेली में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो ऐसी औरत को कुत्ते से बचाने के लिए क्यों दौड़ पड़ी थी जो उसके खाविंद के बेडरूम में आई थी। छोटी बीवी ने जवाब दिया कि ये महज इंसानी हमदर्दी का जज्बा था। उसने ये भी कहा कि ये औरत अपने आप ही इसके खाविंद को ख़राब करने नहीं आई थी, बल्कि इसका खाविंद, जिसे मैं और बेशुमार लोग वलीउल्लाह समझते थे, औरतों का शिकारी और रसिया था।
फिर छोटी बीवी ने अपने बयान में कहा कि वो कुछ खुश और मुतमईन हो रही थी कि उसने एक औरत को कुत्ते से बचा लिया है, लेकिन मालूम नहीं क्या बात थी कि वो अपने दिल पर कुछ घबराहट सी महसूस करने लगी थी, जैसे कोई ऐसा वाकया हो गया है या होने वाला है जिसे वकूअ पजीर नहीं होना चाहिए। उसने शाह महताब के कमरे की तरफ देखा। कमरे का एक किवाड़ खुला हुआ था और लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। औरत के जाने के बाद शाह महताब को दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था और लालटेन बुझा देनी चाहिए थी, या इसकी बत्ती को नीचे कर देता। फिर बाहर की किसी औरत को जिस रात आना होता है उस रात कुत्ता नहीं खोला जाता, या औरत को लाने वाला कोई मुरीद खास होता है जिसे कुत्ता पहचानता है और उस पर न भौंकता है न गुर्राता है। औरत को जब महताब शाह रुखसत करता है तो कुत्ते से बचाने के लिए खुद बाहर तक इस औरत के साथ जाता है और कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। इस रात शाह महताब इस औरत के साथ ना गया। छोटी बीवी ने सोचा कि शाह महताब ज़्यादा पी गया होगा और बेहोश पड़ा हुआ होगा। छोटी बीवी ने सोचा कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ। वो बैतुल खला में चली गई और वहाँ से निकली तो वो शिद्दत से महसूस करने लगी कि इसे देख ही लेना चाहिए कि अभी तक शाह महताब का दरवाज़ा क्यों खुला है और लालटेन क्यों जल रही है। वो कमरे में गई तो शाह महताब को इस हालत में पड़ा देखा जो मैंने पहले आपको बताया है। छोटी बीवी ने इसके सीने पर हाथ रखकर ज़रा हिलाया और आवाज़ दी, शाह साहब, शाह साहब। लेकिन शाह साहब इसी हालत में पड़े रहे, मुंह खुला रहा और आंखें भी खुली रहीं। छोटी बीवी की चीख निकल गई और उसने बड़ी बीवी को जाकर जगाया। मुरीदों से मुलाकात वाले कमरे में 2-3 आदमी सोया करते थे। शाह महताब खुद भी चाहता था कि 1-2 आदमी हवेली में मौजूद रहने चाहिए। दोनों बीवियों ने इन्हें जगाया और इन आदमियों ने मुखिया को बताया और फिर सारे गांव में ये इत्तला पहुंच गई। मैंने दुपट्टा अपने कब्जे में ले लिया और इस बरामदगी की कागजी कार्रवाई में दस्तखत और निशाने अंगूठा गवाहान से मुकम्मल कर ली। आप जुर्म और सज़ा की जो तफ्तीशी कहानियाँ सुनते हैं इनमें खोजी का जिक्र ज़रूर होता है। खोजी पुलिस के लिए बड़े ही कारआमद साबित हुआ करते थे, लेकिन इस इलाके की पुलिस की एक ये कमज़ोरी थी कि इस तरह वह खोजी नहीं थे जिस तरह पंजाब में हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में चंद एक मुलाजमीन मौजूद थे जिन्हें ये फ़न सिखाया गया था और वो अच्छा खासा तजुर्बा रखते थे। इनसे हम खातिर खा इस्तिफ़ादा हासिल करने से कासिर रह जाते थे, क्योंकि वो दूर दराज थाने तक खोजी को पहुंचने के लिए वक्त दरकार होता था। कभी तो खोजी उस वक्त पहुंचता था जब खुरे यानी कि नकूशे पा बुझ चुके होते या मत्थम पड़ गए होते थे। मैं इस मामले में खुशनसीब था कि एक पुराना हेड कांस्टेबल नकूशे पा देखने में खासा तजुर्बा रखता था। ये फ़न जिसे खुरा उठाना कहते हैं बहुत ही मुश्किल और पेचीदा फ़न है जो सिर्फ मुशाहिदे और तजुर्बे से ही दिमाग में बैठता है। मुझे भी इसकी कुछ सूझबूझ थी, लेकिन ये दावा मैंने कभी नहीं किया था कि मैं खुरा उठा सकता हूँ। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया और इसे मकतूल की छोटी बीवी का बयान सुनाकर कहा कि वो बाहर जाए और खुरा उठाए। इसके पास टार्च थी। मैंने इसे कहा कि वो एक पेट्रोमैक्स लैंप भी साथ ले जाए और एक कांस्टेबल को साथ ले ले जो लैंप उठाएगा। इसके साथ ही मैंने वो दूसरा इंतज़ाम ये किया कि 2 कांस्टेबलों को बुलाकर कहा कि वो हवेली के पिछवाड़े और दूसरी तरफ गश्त करते रहें और किसी को इस तरफ ना आने दें ताकि खुरे महफूज रहें। लोगों का हिजूम हवेली के सामने की तरफ था। लाश जब पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो इस हिजूम में कमी आने लगी थी। मैंने मकतूल की छोटी बीवी को अभी फारिग नहीं किया था। वो खुद भी कुछ कहने और बताने के मूड में नज़र आती थी। मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या तुम अपने खाविंद के पास आने वाली औरतों में से किसी को जानती हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मुरीदों की कमी नहीं। कई मुरीद अपनी जवान बीवियों को, अपनी बहनों को और बाप अपनी जवान बेटियों को यहाँ लाया करते थे। बेऔलाद औरतें तो आती ही रहती थीं। हम दोनों बीवियाँ जानती हैं कि यहाँ क्या होता रहा है। शराब तो चलती ही थी और बदकारी दिन को भी होती थी और रात को भी। हमें जुर्रत नहीं होती थी कि झांक कर भी देख सकें। मेरे कहे पूछे बगैर छोटी बीवी ने ये सुनाना शुरू कर दिया कि वो शाह महताब के चुंगल में किस तरह आई थी।
तफ्तीश में इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसे बोलने दिया। इससे मैं कुछ फ़ायदे हासिल कर सकता था। वो इस तरह कि वो बोलती चली जाती और मैं इन्हमाक और हमदर्दी से सुनता रहता, तो मेरे साथ बेतकल्लुफ़ी हो जाती। फिर तवक्को रखी जा सकती थी कि इसकी ज़बान से कोई कारामद बात निकलेगी। उसने बताया कि 11-12 साल पहले जब उसकी उम्र 16-17 साल थी, तो ये अपनी बड़ी बहन के साथ शाह माहताब के पास आई थी। आने की वजह यह थी कि इसकी बड़ी बहन की शादी हुए 4 साल गुजर गए थे और अभी औलाद नहीं हुई थी। इसकी बहन की सास इसे शाह माहताब के पास लाई थी और फिर ये छोटी बीवी बहन के साथ आती रही। शाह माहताब ने देखा कि ये तो नौखेज़ और खासी खूबसूरत लड़की। तो शाह माहताब ने इसके बाप को बुलाकर कहा कि अगर वो चाहता है कि इसकी बड़ी बेटी की औलाद हो जाए और वो तलाक से या ससुराल के तानों से बची रहे, तो छोटी बेटी इसके साथ ब्याह दी जाए। मैं जानता हूँ कि शाह माहताब ने किस जलाली कैफियत में और किस अंदाज से इस लड़की के बाप को हिरासा और मुतासिर किया होगा। बाप ने इस नौखेज़ दोशीज़ा को शाह माहताब के साथ ब्याह दिया। इस वक्त शाह माहताब की उम्र 40 साल से तजावुज़ कर गई थी। पहली रात शाह माहताब ने खुद तो शराब पी ही रखी थी। इस लड़की को भी मजबूर करने लगा कि ये भी शराब पिए। लड़की ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद शाह माहताब ने इसे ज़बरदस्ती शराब पिला दी। मैं आपको ये सारी तफसीलात नहीं सुनाऊंगा। सुनाने वाली बात यह है कि बड़ी बीवी यानी कि पहली बीवी का रवैया इस छोटी बीवी के साथ सोखने वाला होना चाहिए था, लेकिन इस भली औरत ने इसे गले लगा लिया और कहा कि हम इसकी कैदी हैं और वो कितना ही क्यों न तड़पे, इससे मार पिटाई करवा सकती हैं, आज़ाद नहीं हो सकती। छोटी बीवी ने मुझे सुनाया कि इसे शाह माहताब ने सिर्फ 2 महीने अपने साथ इस तरह रखा जैसे इस पर मर मिटा हो। फिर इससे नज़रें फेर लीं और अपनी पुरानी डगर पर चल पड़ा। छोटी बीवी को पहली बार पता चला कि उसके खामिद के पास रात में गैर औरतें आती हैं, तो उसने शाह माहताब से गिला शिकवा किया। शाह माहताब ने उसे बुरी तरह डांट दिया और ये दुबक गई। आखिर नौजवान लड़की थी और खामिद को अपना रफ़ीक समझती थी और इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी कि ये खामिद इसकी ज़ाती मिल्कियत है। एक बार फिर इसने शाह माहताब से बाज़-पुरस की कि गुज़िश्ता रात वो कौन थी जो आई थी। शाह माहताब ने इसे एक थप्पड़ मुँह के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ मारकर कहा कि फिर कभी ज़बान खोली तो शहर के कंजरों के पास भिजवा दूंगा और वहाँ तू बूढ़ी होकर मरेगी। इसके बाद कभी 5वें-6ठे महीने शाह माहताब ने इसे अपने बेडरूम में बुला लेता और इसके साथ इसका ये रवैया होता था जैसे वो इसकी बीवी नहीं बल्कि ज़र खरीद लौंडी हो। अब ये छोटी बीवी शाह माहताब के कैद खाने में 11-12 साल गुजार चुकी थी। इसका बयान तवील था जिसमें इसने कुछ बातें तफसील से सुनाई थीं। कुछ बातों ने मुझे शक में डाल दिया कि ये हो सकता है कि इसने शाह माहताब को अगर खुद कत्ल नहीं किया तो किसी और से कत्ल करा दिया है, और हो सकता है कि इसने किसी पेशेवर औरत को जाल में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया हो। मुझे इस छोटी बीवी की एक और बात याद आई। उसने कहा था कि शाह माहताब के साथ इसकी शादी हो गई तो चंद माह बाद इसकी बड़ी बहन का पहला बच्चा पैदा हुआ था और खुशियां मनाई गई थीं। छोटी बीवी ने मुझे बताया कि ये बच्चा शाह माहताब का था। उसने ये भी कहा कि सब कुछ जानते और देखते हुए वो इसलिए चुप रही थी कि अगर ये बच्चा ना होता तो उसकी बहन को तलाक हो जाती। इसके बाद मैंने मकतूल की पहली बीवी को बुलाकर अपने पास बिठाया। बातें तो छोटी बीवी भी पुरएतमाद और पुख्ता लहजे में करती थी, लेकिन बड़ी बीवी का अंदाज़ बयान ज़्यादा दो टोक और पुख्ता था। उसने कुछ बातें खुद सुनाई और मेरे सवालात के जवाबात दिए तो मैंने देखा कि उसका ये सारा बयान छोटी बीवी की तायीद करता था। उसके दिल में छोटी बीवी की हमदर्दी थी जिसका उसने कई बार इजहार किया। उसने कहा कि वो छोटी बीवी को गले ना लगा लेती तो ये कभी की खुदकुशी कर चुकी होती या भाग गई होती। बड़ी बीवी ने अपने बयान में ये भी बताया कि रात के वक्त शाह माहताब के पास जुर्म पेशा अफराद आया करते थे। शाह माहताब ने इन्हें ख़ास तौर पर अपने ख़ास मुरीद बना रखा था। 3-3.5 साल पहले शाह माहताब ने इन जुर्म पेशा अफराद से एक गांव में एक हिंदू साहूकार के घर डाका भी डलवाया था और माल इस हवेली में आया था। उसने ये भी बताया
कि अब वो जुराइम पेशा आदमी महताब के ख़ास मुरीद बने हुए हैं, लेकिन दरपर्दा इनकी कारस्तानियाँ कुछ और हैं। मैंने इससे इन दोनों आदमियों के नाम पूछे तो उसने नाम बता दिए। अगर किसी और पीर का जिक्र हो रहा होता तो मैं ये सुनकर हैरान ना होता कि उसने जुराइम पेशा अशख़ास अपने साथ रखे हुए थे। ये ना इस दौर में कोई नई बात थी, ना आज ये कोई अनोखी बात है कि इन पीरों ने दरपता गुंडे और जुर्म पेशा अशख़ास अपने पास रखे हुए हैं और इनकी वो परवरिश करते हैं। इनसे वो अपने मुखालफिन की सरकूबी भी करवाते हैं और बड़े संगीन जुराइम का इर्तकाब भी। हैरतनाक बात ये थी कि जिसे मैं अपना पीरो मुर्शिद समझता था, उसने भी जुराइम पेशा अशख़ास अपने पास रखे हुए थे। रखे भी ऐसे पोशीदा और खुफिया तरीके से कि मैं इलाके का थानेदार था जिसे हर खबर होती थी, लेकिन मैं ये ना जान सका कि इस मामले में शाह महताब दूसरे पीरों से कतई मुख्तलिफ नहीं था। फिर क़िबला शाह साहब को एक और आदमी मिल गया। बड़ी बीवी ने कहा, वो पंजाबी है, बड़ा ही खूबरू और तनुमंद जवान है। 1 साल पहले आया था और देखते ही देखते शाह महताब का मंसूर नज़र बन गया। मैंने इसे कई बार रात को शाह महताब के ज़ाती कमरे में राज़ो न्याज़ की बातें करते देखा है, लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं ये पंजाबी नज़र नहीं आया। मुझे किसी ज़रिए से मालूम हो गया है कि शाह साहब और इस पंजाबी में नाराज़गी हो गई है। मैं एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ, सूबा बिहार में और दीगर मुल्हिका सूबों में भी लोग पंजाबी और पठान से डरा करते थे। लोगों को यकीन था कि पंजाबी और पठान लड़ाके और खून खराबा करने वाले लोग होते हैं। ये भी कहा जाता था कि पंजाबी और पठान उजड़ होते हैं जो सिर्फ लड़ना और मरना जानते हैं। इस दौर में पंजाबी और पठान का कद लंबा और जिस्म कटा हुआ होता था। इसके मुकाबले में बिहार, उड़ीसा और उसके साथ के सूबों के लोगों के कद छोटे और जिस्म दुबले पतले होते थे, जो अब भी वैसे ही हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि इन सूबों के लोग अमन पसंद थे और लड़ाई झगड़े से गुरेज करते थे। लोगों ने कभी पंजाबी और पठान देखा ही नहीं था, सुना था। जंग अज़ीम के दौरान फ़ौजों की नकलो हरकत ज़्यादा होने लगी तो रेलगाड़ियों में वहाँ के लोगों ने पंजाबी और पठान देखे और इनसे डरने लगे। मेरे कानों में जब 2 जुर्म पेशा अशख़ास के नाम पड़े और उसके साथ ये भी मालूम हुआ कि एक पंजाबी भी शाह महताब के पोशीदा हल्के में था, तो मुझे खुशी सी हुई कि अब मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरा काम इस तरह भी आसान हो गया था कि इस सदमे से निकल कर आया कि मेरा पीरो मुर्शिद आम पीरों जैसा निकला। मैंने अब इस हकीकत को कबूल कर लिया कि शाह महताब न पीरो मुर्शिद था, न आलिम, न वलीउल्लाह, वो दूसरे पीरों जैसा ही था। मैं शाह महताब की हवेली की तलाशी नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैंने ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं की थी, लेकिन बड़ी बीवी ने कहा कि शाह महताब के ख़ास कमरे को ज़रूर देखूं। मैं इस कमरे में गया और रस्मी तौर पर तलाशी ली। एक अलमारी मुकफ़्फ़ल थी। छोटी बीवी ने ताले की चाबी ढूंढ निकाली और ताला खोल दिया। जब अलमारी के किवाड़ खुले तो मुझे धचका सा लगा और 2-4 सेकंड के लिए मैंने महसूस किया जैसे मैं किसी कदीम बादशाह का ख़जाना देख रहा हूँ। नोटों की गड्डियाँ ही गड्डियाँ पड़ी हुई थीं। 1 रुपये के सिक्के वाली थैलियाँ भरी रखी थीं और ज़ेवरात का तो कोई हिसाब ही नहीं था। इस ख़जाने के साथ मुझे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। ये माल हराम का था या हलाल का, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं इस घर के एक आदमी के कत्ल की तफ्तीश करने आया था। मुझे चोरी या डकैती या हरामखोरी का माल बरामद नहीं करना था। अलबत्ता एक चीज़ नज़र आई जो मैंने अलमारी से निकाल ली और 2 गवाह बुलाकर इस चीज़ की बरामदगी का कागज़ तैयार कर लिया। ये एक रिवॉल्वर था और एक डब्बे में इसकी गोलियां भी पड़ी हुई थीं। मुझे मालूम था कि रिवॉल्वर बिला लाइसेंस है। थाने के रिकॉर्ड में चंद एक शिकारी बंदूकें लाइसेंस वाली लिखी हुई थीं। रिवॉल्वर का इसमें जिक्र नहीं था, ना ही ये कि शाह महताब के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है। इतने में हेड कांस्टेबल नकूशे पा यानी खुरे देखकर वापस आ गया। मैं इसे अलग ले गया। अजीब खुरे हैं, हेड कांस्टेबल ने कहा। एक पाँव सीधा है और दूसरा टेढ़ा, आगे से पंजा बाहर को निकला हुआ है, आप खुद चलकर देख लें। मैंने इसे कहा कि पहले वो मुझे पूरी रिपोर्ट दे, फिर मैं उसके साथ चलकर देखूंगा। उसने बताया कि ये खुरा हवेली से निकला
और चंद कदम आगे गया। जमीन कच्ची और धूल वाली थी, इसलिए खुरे बड़े ही साफ और वाज़ेह थे। हेड कांस्टेबल ने बताया कि औरत चंद कदम आगे गई और दौड़ पड़ी। दायां पाँव तो ठीक पड़ता रहा, लेकिन बायां पाँव इस तरह पड़ता गया जैसे कुछ कुछ घसीटा जा रहा हो। औरत ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि कुत्ता उसके पीछे गया। कुत्ते के पंजे साफ नजर आ रहे थे। कुत्ते ने जहां लड़की पर हमला किया था, वहां कुत्ते के पंजों के और लड़की के पाँव के निशानात गड़मड़ थे, और फिर वहां से आगे लड़की के दौड़ते कदमों के निशान थे। लड़की हवेली के पिछवाड़े चली गई। वहां छोटी छोटी घास थी, जिस पर खुरा साफ नहीं आ सकता था। ये घास हवेली के पिछवाड़े की लंबाई में थी। बहरहाल हेड कांस्टेबल ने आगे जाकर खुरा फिर ढूंढ लिया। खुरा कुछ आगे तक नजर आया। इससे आगे गांव आ जाता था। लोग शाह माताब के कत्ल की खबर सुनकर दौड़े आए और औरत के खुरे मिट गए। हेड कांस्टेबल यकीन के साथ कहता था कि औरत गांव में गई है। वो एक गांव था, कोई बड़ा शहर नहीं था, जहां एक औरत गुम हो जाती और उसे तलाश न किया जा सकता। मैं हर घर की तलाशी लेकर इस औरत को ढूंढ सकता था, लेकिन इसे कोर्ट में मुजरिम साबित करना किसी पहलू मुमकिन नहीं था। सिर्फ खुरे, कोई शहादत और सबूत नहीं होते। ये औरत कह सकती थी कि वो इधर से गुजरी थी। मुझे सबूत और शहादत की ज़रूरत थी। मैंने इसके मुताबिक फैसला करना था कि इस टेढ़े पाँव वाली औरत को पकड़ा जाए या नहीं। मुझे इन दो जुराम पेशा अशखास पर भरोसा था। ये अब मेरे अपने आदमी थे। इनके सरपरस्त कत्ल हो गया था। जुराम पेशा लोग इस पेशे से बाज नहीं आते, इसलिए ये पुलिस के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करके रखते हैं जो दोस्ताना भी होते हैं और मानदाना भी। मैंने छोटी छोटी कई और बातें मालूम कर ली थीं और तवालत से बचने के लिए इस कहानी में शामिल नहीं की। मैंने यही फैसला बेहतर समझा कि बाकी तफ्तीश थाने में चलकर की जाए। मैंने हिंदू नंबरदार से कहा कि वो गांव के दो मोअज़्ज़िज़ जिम्मेदार किस्म के आदमियों को साथ लेकर थाने पहुंचे। हेड कांस्टेबल से कहा कि इन दोनों जुर्म पेशा अफराद को थाने ले आए। इन दोनों को सारा थाना जानता था। वो फट रही थी। मैं वहां से वापसी सफ़र को चल पड़ा और थाने जाने के बजाय घर चला गया। गुस्ल किया, नाश्ता किया और ज़रा सा भी सस्ताने की बजाय फिर वर्दी चढ़ा ली और थाने जा पहुंचा, जहां 3 बंदे जो कि हिंदू थे मेरे मुंतज़िर बैठे थे। एक नंबरदार और 2 गांव के मोअज़्ज़िज़ीन। मैं मोअज़्ज़िज़ीन की जो इस्तिलाह लिख रहा हूँ, इससे आपको ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि पुलिस जिन्हें मोअज़्ज़िज़ीन कहा करती है, वो होते भी मोअज़्ज़िज़ हैं। वो होते तो ऊंची हैसियत वाले हैं, लेकिन मोअज़्ज़िज़ किसी पहलू से नहीं हुआ करते। इनमें खासे बड़े जमींदार भी होते हैं। थानेदारों, सरकारी अफसरों और असेंबलियों के मेंबरों की खुशामद और चापलूसी को और पुलिस के यहाँ जाकर मुखबिरी को अपना दीन और ईमान समझते हैं। मेरे पास जो मोअज़्ज़िज़ीन आए थे, ये तो थे ही हिंदू, इसलिए मैं इन्हें सरकारी तौर पर मोअज़्ज़िज़ीन कहता हूँ। गैर सरकारी तौर पर पस्त सतह के अफराद थे। किसी को हिंदू कह देना ही काफ़ी होता है। इससे पता चल जाता है कि ये किस अखलाकी सतह और ज़हनियत का आदमी है। मैं इन तीनों से ये तवक्को नहीं रखता था कि वो मुसलमानों के मुतालिक मुखलिसाना बात करेंगे। हिंदू तो होता ही मुतासिब है, लेकिन सूबा बिहार का हिंदू तो सरतापा मुतासिब था ही। मेरी एक बात बड़ी गौर से सुन ले। मैंने इन्हें कहा, ये मत सोचें कि मुसलमानों का पीर कत्ल हो गया है और आप लोगों ने इसके खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई बात शुरू की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ये वहम दिल से निकाल दें। मैं जानता हूँ कि आप लोग जब अपनी चंडाल चौकड़ियों में जा बैठेंगे तो इस मकतूल पीर के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बातें करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो बातें मेरे साथ करें। अगर पीर को या किसी को भी मुसलमानों को अपने घर जाकर बुरा साबित करना है तो वो मेरे सामने करें और बताएं कि इसमें क्या खराबी है। आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं कातिल को किस तरह पकड़ूंगा? कल यही कातिल आप में से भी किसी को कत्ल कर सकता है। तीनों ने गुलामाना अंदाज और लहजे में वादा किया कि वो जो कुछ भी जानते हैं सही बताएंगे। मैंने इन्हें पहली बात ये कही कि इनके गांव में कोई औरत ऐसी है जिसका बायां पाँव इस तरह टेढ़ा हो कि पंजा कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ रहता है।
फिर मैंने इस खुरे के मुताबिक जो हवेली के बाहर देखा था अपना बायां पाँव इस जाविये पर मोड़ा और मैं 3-4 कदम चला। यह भी कहा कि इस औरत का बायां पाँव अगर इतने ज़्यादा जाविये पर मुड़ा हुआ है तो वो सीधी चल भी नहीं सकती होगी, इसकी चाल में अच्छा खासा नुक्स होगा। मैंने खुद पाँव इस तरह मोड़कर चंद कदम उठाए थे और चलने में बहुत सी दुश्वारियाँ महसूस की थीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हफीज़े की बेटी की चाल देखी है? एक हिंदू ने पूछा। इस पंजाबी की बीवी? नंबरदार ने पूछा। हाँ भाई, दूसरा हिंदू बोला, वो बाईं टांग जरा खींच कर चलती है। इन तीनों की बातों से मालूम हुआ कि इस औरत के पाँव में ये नुक्स है, लेकिन इसकी चाल में ऐसा नुमाया फ़र्क नहीं कि दूसरों को नज़र आ जाती। मैंने जब इनकी ज़बान से पंजाबी का लफ्ज़ सुना तो मैं चौंक पड़ा। इसके मुतालिक मकतूल की बड़ी बीवी बता चुकी थी। मेरे जहन में ये बात आ गई कि शाह माताब के साथ इस पंजाबी की राज और न्याज वाली दोस्ती थी। फिर इनमें नाराज़गी हो गई और इनके ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे। अब मालूम हुआ कि इस पंजाबी की बीवी का बायां पाँव टेढ़ा है, तो ख्याल आया कि ये टेढ़ा पाँव गुज़िश्ता रात शाह माताब की हवेली तक किस तरह पहुँच गया था। मैंने अब तवज्जो इस पंजाबी पर मरकूज़ कर ली। इन तीनों से मैंने पूछा कि ये पंजाबी कौन है। ये ज़ाहिर ना होने दिया कि उसके मुतालिक मैं पहले से कुछ जानता हूँ। उन्होंने इतना ही बताया कि इस पंजाबी का नाम सादिक है और कोई 1 साल पहले यहाँ आया था, किराए का एक मकान लिया था। फिर ये बताया कि गांव से कुछ दूर एक ठेकेदार का काम करता है जिसमें बहुत से मजदूर लगाए हैं और सादिक इन मजदूरों का मेट है। फिर उन्होंने ये बताया कि टेढ़े पाँव वाली लड़की का कोई घर रिश्ता कबूल नहीं कर रहा था। पाँव या टांग का नुक्स तो एक बहाना था और रिश्ता लेने वाले ये देखते थे कि लड़की एक नहायत गरीब घराने की है और जहेज नहीं दे सकेंगे। किसी तरह सादिक को लड़की के माँ बाप की मजबूरी का इल्म हो गया और उसने शायद शाह माताब के ज़रिए इस लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की के मुतालिक बताया गया कि खासी खूबसूरत है। मैंने इन तीनों को ये कहकर फारिग कर दिया कि ये देखें कि लड़की ज़ख्मी तो नहीं। मेरे जहन में ये बात थी कि कुत्ते ने इस पर हमला किया था। छोटी बीवी का बयान और खुरे मेरे लिए फ़ायदेमंद थे कि मुझे बड़े वाज़ेह इशारे और सुराग मिल गए थे, लेकिन ये कानून को मुतमईन नहीं कर सकते थे। शाह माताब के दोनों जुराइम पेशा बालगे थाने में आ गए थे। एक तो इसी गांव राजन का रहने वाला था और दूसरा दूसरे थाने के एक गांव में रहता था। दोनों घरों में अभी सोए हुए थे कि इन्हें पकड़ लिया गया और थाने ले आए। मैंने दोनों को इकट्ठे ही अपने पास बुला लिया था। थाने के रिकॉर्ड से और थाने के अफराद से मैंने दोनों की हिस्ट्री मालूम कर ली थी। इनमें से एक 2 बार का सज़ा याफ्ता था और दूसरे को 1 ही बार सज़ा हुई थी और मुख्तलिफ जुराइम ही इनका पेशा थे। दोनों मेरे सामने बैठ जाओ। मैं इन्हें अपने सामने बिठाते हुए बोला, तुम्हारा सरपरस्त और पालनहार कत्ल हो गया है। अब मेरे सिवा तुम्हारा कोई सरपरस्त और मुहाफिज नहीं। मेरे साथ ज़रा सा भी झूठ न बोलना। मैं बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ। झूठ बोलोगे तो मैं तुम दोनों को शाह माताब के कत्ल में गिरफ्तार कर लूँगा। तुम इस हवेली के घर के भेदी हो। तमाम भेद मेरे आगे रख दो। दोनों जानते थे कि सज़ा याफ्ता मुलजिम मामूली से जुर्म में गिरफ्तार हो जाए तो इसे ज़्यादा सज़ा दी जाती है और यही सबूत उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी होता है कि ये सज़ा याफ्ता है और जुराइम इसका पेशा है। दोनों ने हस्ब दस्तूर हाथ जोड़कर वादा किया कि वो कुछ भी नहीं जानते और वो कुछ छुपाएंगे भी नहीं। दोनों मुसलमान थे। मैंने एक को बाहर बिठा दिया और दूसरे का बयान लिया। फिर इसे उठाकर दूसरे को बुलाया और उसका अलग बयान लिया। मैं बात से बात निकालकर सवाल और जराबी करता रहा, जिससे दोनों के बयानात बहुत तवील हो गए। इस रुदात में जो मैं कलमबंद कर रहा हूँ वही तफसीलात शामिल कर रहा हूँ जो ज़रूरी हैं। दोनों के बयानात तकरीबन एक जैसे थे। मैं ज़्यादा तवज्जो सादिक पंजाबी और उसकी बीवी पर मरकूज़ कर रहा था, जिसका बायां पाँव टेढ़ा था। मैंने दोनों से पहला सवाल ये किया था कि शाह माताब के यहाँ अंदर खाने क्या होता था। एक ने जवाब दिया था कि बदी के सिवा और क्या होता था। दूसरे ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि आप तो इन पीरों को हमसे ज़्यादा जानते हैं। लोग हमें मुजरिम कहते हैं,
लेकिन शाह महताब जैसे पीरों के यहाँ जो जुर्म होते हैं, इन्हें न कोई देखता है न पकड़ता है। इस दूसरे ने यह भी कहा था कि ये शाह महताब शिकार का शौक रखता था। इसके पास 2 नाली बंदूक थी जिससे परिंदों का शिकार खेलता था। इसके पास एक कुत्ता रखवाली वाला था और बड़ा ही खूंखार था, और एक और कुत्ता उसने शिकार के लिए रखा हुआ था। कभी कभी दोनों कुत्ते साथ ले जाकर छोटे बड़े जानवरों का शिकार खेलता था, और एक शिकार और इसे ज़्यादा अच्छा लगता था, और ये था औरत का शिकार। मकतूल खूबसूरत और नौजवान औरतों का शिकारी था। सादिक के मुतालिक दोनों ने वही बात बताई जो वो तीनों हिंदू बता गए थे। सादिक 1 साल पहले इस गांव में आया था, इस लड़की के साथ शादी की थी। उन्होंने वही बात बताई जो मुझे पहले मालूम हो चुकी थी। सादिक और शाह महताब की दोस्ती की तफसील उन्होंने इस तरह बयान की कि सादिक शाह महताब के सलाम के लिए पहली बार आया तो शाह महताब ने अपने दोनों जुराम पेशा आदमियों से कहा कि इसे सादिक बहुत अच्छा लगा है और इसे वो साथ रखना चाहता है। इन दोनों ने सादिक की दोस्ती शाह महताब के साथ करा दी और ये दोस्ती बहुत जल्द गहरी हो गई, और फिर शाह महताब और सादिक हमराज बन गए। शाह महताब ने सादिक को अपना बॉडीगार्ड बना लिया था। कहता था कि दूसरे पीर के साथ उसकी दुश्मनी है, वो पीर किसी भी दिन ओछा वार कर सकता है। शाह महताब बंदूक से और कुत्तों से जब भी शिकार खेलने जाता था, सादिक इस रोज़ अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता था और शाह महताब के साथ शिकार पर चला जाता था। सादिक के पास पीर का भरा हुआ रिवॉल्वर होता था। सादिक कभी कभी रात को भी पीर के ख़ास कमरे में उसके साथ रहता था। राजन का रहने वाला हफीज़ नाम का एक आदमी 2-3 मरतबा अपनी एक नौजवान बेटी को शाह महताब के पास लाया था और अर्ज़ की कि करीबी रिश्तेदार भी उसकी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करते, जिसकी एक वजह ये बताते हैं कि लड़की की एक टांग में नुक्स है, लेकिन असल नुक्स ये है कि माँ बाप बेटी को मुंह मांगा जहेज नहीं दे सकते। शाह महताब उन्हें ताबीज़ देता रहा और एक दिन सादिक ने लड़की के बाप को शाह महताब के आगे सजदा करते और रोते देखा। सादिक लड़की के बाप से मिला और कहा कि वो लड़की को 3 कपड़ों में ही कबूल कर लेगा, न इसे जहेज की ज़रूरत है न वो ज़ेवर बनाए। फिर सादिक ने शाह महताब से कहा कि वो लड़की को इन्हीं कपड़ों में जो उसने पहने हुए हैं और इस नुक्स के साथ कबूल करने को तैयार है। शाह महताब ने लड़की के बाप को बुलाया और उसे कहा कि उसके ताबीज़ असर कर गए हैं और उसका मसला हल हो गया है। शाह महताब ने यह भी कहा कि इसे खुदाई इशारा मिला है कि सादिक को खुदा ने इसी लड़की की खातिर इस गांव में भेजा है। लड़की के बाप ने तो शाह महताब के कदमों में सर रख दिया था और हाथ जोड़कर अर्ज़ की कि शाह महताब ही निकाह पढ़ा दे। इस तरह सादिक इस लड़की की शादी हो गई। निकाह शाह महताब ने पढ़ाया था। मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए इन दोनों ने बताया कि लड़की का बायां पाँव बाहर की तरफ टेढ़ा है और वो टांग को ज़रा सा घसीट कर चलती है, लेकिन आहिस्ता चले तो उसका ये नुक्स किसी को नज़र नहीं आता। इन दोनों जुराइम पेशा अफराद ने बताया कि पीर इन पर हर तरह मेहरबान था और उन्होंने पीर के लिए कुछ जुर्म भी किए थे। दूसरा पीर वाकई उसका दुश्मन था और ये दुश्मनी पीरी मुरीदी पर थी। इन दोनों जुराइम पेशा अफराद ने 2-3 नामी गिरामी गुंडे साथ लेकर दूसरे पीर के गुंडों को ऐसा मरूब किया था कि उन्होंने अपने पीर से कह दिया था कि वो शाह महताब की मुखालफत तर्क कर दे। शाह महताब के इतने ज़्यादा काम करके भी उन्होंने देखा कि वो सादिक पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गया था और इसी के मशवरों पर अमल करता और सादिक उसका हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म मानता था। इन दोनों की सादिक के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो तो होनी ही थी क्योंकि ये सब एक गिरोह के अफराद थे। मैंने इनसे पूछा कि सादिक और शाह महताब में ऐसी नाराज़गी क्या पैदा हो गई थी कि इनका इतना गहरा ताल्लुक़ मुनक़ते हो गया। दोनों ने वजह बताकर मुझे चौंका दिया। उन्होंने बताया कि शाह महताब की छोटी बीवी ने सादिक के साथ नाजायज़ दोस्ती कर ली थी। इन दोनों को यहाँ तक मालूम था कि शाह महताब और सादिक के ताल्लुकात टूट फूट गए तो भी छोटी बीवी और सादिक की दोस्ती चलती रही थी। शाह महताब खुद अय्याश और बदकार था।
वो इतना ही चाहता था कि उसकी बीवियां उसे न रोकें और उससे बास-पुर्स ना करें। इससे ज़्यादा उसने बीवियों पर और जवान बेटियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की थी। इन्हें रुपया पैसा देता रहता था और वो जहाँ जाना चाहती उसकी इजाज़त के बगैर चली जाती थीं और शाह महताब इस पर एतराज़ नहीं करता था। इस आज़ादी से इसकी छोटी बीवी ने ये इस्तिफ़ादा हासिल किया कि सादिक से दोस्ती बना ली। इन दोनों जुर्म पेशा आदमियों ने सादिक और शाह महताब की नाराज़गी की यही वजह बयान की कि शाह महताब को अपनी छोटी बीवी की इस नाजायज़ दोस्ती का भेद मिल गया था, लेकिन इन्हें यकीन था कि यही वजह थी। न कभी शाह महताब न कभी सादिक ने इन दोनों को बताया था कि सादिक और छोटी बीवी इसे धोखा दे रहे हैं। सादिक इन दोनों के साथ इतना बेतकल्लुफ़ था कि ऐसी बात होती तो वो इन्हें ज़रूर बता देता। वो तो इन्हें ये बताता रहा कि छोटी बीवी के साथ उसकी पोशीदा दोस्ती पहले की तरह चल रही है। मैं इस मसले पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने लगा। आप जानते हैं कि कत्ल की अक्सर वारदातों का बाइस नाजायज़ मरासिम होते हैं। मुझे ये शुबा हुआ कि शाह महताब ने सादिक और अपनी छोटी बीवी को कहीं इकट्ठे देख लिया होगा और इन्हें कोई धमकी दी होगी, लेकिन ये दोनों ज़्यादा तेज़ निकले और छोटी बीवी ने एक रात शाह महताब का गला घोंट दिया, लेकिन फिर जहन में सादिक की बीवी के खुरे आ जाते थे जो हवेली के दरवाजे से शुरू होते थे। ये खुरे मेरे जहन को उलझा रहे थे। फिर उन्होंने एक और इंकिशाफ किया। इस इंकिशाफ ने भी मुझे धचका दिया, लेकिन इत्मीनान भी हुआ कि मेरी तफ्तीश सही रास्ते पर जा रही है और मैं कातिल तक जल्द ही पहुंच जाऊंगा। इंकिशाफ ये था कि 3-4 दिन पहले सादिक इन दोनों के पास इस ज़हनी कैफियत में आया कि बहुत ही परेशान था और गुस्से का ये आलम कि उसके होंठ भी और हाथ भी रशागीर थे। उसने अपने इन जुर्म पेशा दोस्तों को बताया कि उसकी बीवी लापता हो गई है और इसे शाह महताब ने ही लापता कराया होगा। वो कहता था कि इस बदकार शाह से कहो कि मेरी बीवी वापस कर दे, वरना मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों ने शाह महताब को बताया कि सादिक क्या कह गया है। शाह महताब ने कस्में खा खा कर कहा कि वो ऐसी घटिया हरकत करने वाला आदमी नहीं। अगले 2 रोज़ सादिक इन दोनों को मिलता रहा। अब तो इसकी ज़हनी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि वो सादिक खुद भी शाह महताब से मिला था या नहीं, हालांकि इन दोनों ने इसे मशवरा दिया था कि वो शाह महताब से मिले और इसकी भी सुन ले। फिर उन्होंने ये खबर सुनी कि राज शाह महताब कत्ल हो गया है। मैंने इनसे अभी कुछ और राज और सुराग लेने थे, लेकिन नंबरदार भागता दौड़ता हुआ आ गया और मुझे बाहर बुलाकर ये खबर सुनाई कि सादिक की बीवी बाजू पर मरहम पट्टी कराकर आई है और इस वक्त सादिक भी उसके साथ घर में मौजूद है। मैंने नंबरदार से पूछा कि मरहम पट्टी कहाँ से करा के आई है। वहाँ तो कोई अस्पताल या किसी डॉक्टर या डिस्पेंसर का क्लिनिक था ही नहीं। उसने बताया कि 2.5-3 मील दूर जहाँ कोई सरकारी ठेका चल रहा है और जहाँ इजाफी मजदूरों का मेट सादिक बना हुआ है, वहाँ से उसने पट्टी करवाई है। मैं जान गया कि जहाँ इतने ज़्यादा राज मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ फर्स्ट एड का इंतज़ाम होगा। नंबरदार ये भी मालूम कराया था कि अलग सुबह सादिक किसी की घोड़ी लाया था और उस पर बिठाकर बीवी को साथ ले गया था। दोनों अब वापस आए थे। मेरे पास अब काफ़ी शहादतें इकट्ठी हो गई थीं। अब मैं टेढ़े पाँव वाली लड़की को पकड़ सकता था। जवाज़ बड़ा मजबूत था। मैं अमले के चंद एक अफराद को साथ लेकर नंबरदार के साथ फ़ौरन उस गांव को रवाना हो गया। शाह महताब के दोनों जुर्म पेशा आदमियों को मैंने जाने की इजाज़त ना दी। एएसआई से ये कहकर रवाना हुआ कि इन दोनों को थाने में पाबंद रखे और थाने के अहाते से बाहर 1 मिनट के लिए भी न जाने दे। मैं राजन गांव में दाखिल हुआ और नंबरदार मुझे सादिक के घर तक ले गया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन मैंने पुलिस वाली बदतमीज़ी ना की। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बड़ा ही खूबसूरत दराज कद और तनुमंद जिस्म वाला जवान बाहर आया। बाखुदा मैं उसका सरापा देखकर ही उससे मुतासिर हो गया। मेरे मुतालिक वो जानता था कि मैं मुसलमान हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने बड़े तफाक से मुसाफा किया और कहा कि मैं ज़रा अंदर आना चाहता हूँ। उसने बड़े एहतराम से कहा, आइए, पूछने की क्या ज़रूरत है।
اپنی پارٹی کو میں نے باہر کھڑا رہنے کو کہا اور صادق کے ساتھ ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی اس کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس کی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے ایسے پرکشش چہرے پر تذبذب کا تاثر آ گیا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، اتنا بھی نہ پوچھا کہ میں اس کی بیوی کو کیوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بار پھر کہنا پڑا کہ اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آئے۔ وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صادق نے کہا۔ میری ایک عرض پر ضرور غور کریں، میں بیوی کو پیش کر دیتا ہوں، لیکن میری بھی پوری بات ضرور سننا۔ ہم مسلمان بھائی ہیں صادق، میں نے کہا، جو دراصل مصنوعی لہجہ تھا۔ مجھے ملزم مطلوب تھا۔ میں نے کہا، میں اس بے دین پیر کو بھی جانتا ہوں جس کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس کی اصلیت سے میں آگاہ ہوں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں اتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا جو تمہیں حیران کر دے گا۔ اس طرح میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں بڑا ہی شریف تھانے دار ہوں اور مسلمانوں کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صادق کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اب پولیس کے جال سے نکل نہیں سکے گا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جسے کوٹری کہہ لیں۔ صادق نے اس طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، نازو، باہر آ جاؤ۔ فوراً بعد کوٹری کے دروازے میں ایک لڑکی نمودار ہوئی جو بلا شک و شبہ خوبصورت تھی۔ وہ دروازے میں ہی رک گئی اور اس کی نظریں میرے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ یوں نظر آنے لگا جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ اس کی یہ حالت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے باوردی تھانے دار کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ آ جاؤ نازو، میں نے پیار سے کہا۔ ڈر کیوں گئی؟ ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، آ جاؤ۔ صادق نے بھی اسے آگے آنے کو کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تب اس نے کوٹری کی دہلیز پھلانگی اور آہستہ آہستہ ہماری طرف چلی۔ میں نے اس کا بایاں پاؤں دیکھا جو پنجے کی طرف سے باہر کو مڑا ہوا تھا۔ اس کی چال دیکھی جس پر ٹیڑھے پاؤں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے لمبی آستینوں والی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب آنے کو کہا اور جب وہ میرے قریب آ گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں اس کے دائیں بازو کی آستین اوپر کی۔ آستین اوپر ہونے سے پہلے اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ اس بازو پر کونی سے ذرا نیچے نئی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ اپنی طرف کر لی۔ وہ گھوم کر پھر سیدھی ہو گئی۔ میں نے صادق سے کہا کہ اسے کہے کہ میں اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے مزاحمت کی تو پھر میں اسے تھانے لے جاؤں گا۔ صادق نے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے پیچھے سے اس کی قمیض اٹھا دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں شولڈر بلیڈ سے لے کر کچھ نیچے تک گہری خراشیں تھیں جو یقیناً کتے کے پنجوں سے آئی تھیں۔ ان پر پٹی نہیں باندھی گئی تھی، ان پر ٹنچر لگا ہوا تھا۔ یہ زخم نہیں تھے، خراشیں تھیں جن سے کوئی زیادہ خون نہیں نکل رہا تھا۔ قمیض نیچی کر دو، میں نے کہا اور پوچھا، یہ زخم کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ رات اس پر ایک کتے نے حملہ کیا تھا، صادق نے کہا۔ یہ پٹی ٹھیکیدار کی فرسٹ ایڈ کی ڈسپنسری سے کروائی ہے۔ لڑکی سے میں نے کہا کہ وہ کوٹری میں چلی جائے اور صادق کو میں باہر صحن میں لے گیا اور وہاں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھا لیا۔ صادق، میں نے کہا، سارا وقوعہ خود ہی سنا دو۔ میرے پاس پوری شہادت موجود ہے۔ تمہاری بیوی کے قدموں کے نشان شاہ مہتاب کی حویلی کے دروازے سے چلے اور یہاں تک آئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاؤں دیکھ لو، اس کے نشان تو چھپائے ہی نہیں جا سکتے۔ ایک پاؤں سیدھا اور دوسرا ٹیڑھا زمین پر لگتا ہے۔ میرے پاس تمہاری بیوی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے موجود ہیں۔ میں نے تمہاری بیوی کے بازوؤں میں بچی ہوئی چوڑیاں دیکھ لی ہیں۔ یہ سب ایک ہی رنگ اور ایک ہی ڈیزائن کی ہیں۔ تمہاری بیوی کا دوپٹہ میرے قبضے میں ہے۔ ایک عورت موجود ہے جس نے تمہاری بیوی کو حویلی میں سے بھاگتے اور پھر مہتاب شاہ کے کتے کو اس پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ میں نے تمہارے سامنے تمہاری بیوی کی دائیں آستین اوپر کی تھی، پھر پیٹھ ننگی کر کے دیکھی۔ کیا تم سمجھے نہیں کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تمہاری بیوی کو کتے نے کہاں کاٹا اور کہاں پنجے مارے ہیں؟ کہو تو میں تمہیں تفصیل سے سنا دوں کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ تم اپنی زبان سے سنا دو گے تو میرے لیے یہ سہولت پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو بچا سکوں گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاہ مہتاب کی چھوٹی بیوی کے ساتھ تمہارے ناجائز مراسم ہیں، لیکن اس کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تمہیں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری بیوی پر کوئی پردہ نہیں رہا۔ بولو صادق، زیادہ مت سوچو۔ اس نے سر جھکا لیا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہو۔
तुम्हारी बीवी लापता हो गई थी। मैंने कहा और पूछा, वापस कब आई है? गई कहाँ थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर जो तासुर आ गया था, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो असल बात उगलने पर आ गया है। मुझे इतना तजुर्बा हासिल हो चुका था कि इस ज़हनी हालत में मुलज़िम को एक पाली बयान के लिए किस तरह तैयार किया जाता है। मैंने नरमी और हमदर्दी का रवैया जारी रखा और आखिर वो बोलने पर आ गया। इसका बयान गैर मामूली तौर पर तवील था। उसने अपनी हिस्ट्री भी सुनानी शुरू कर दी थी कि वो अपने वतन से इतनी दूर किस तरह पहुंचा था। मैं इसके बयान के 2 हिस्से अपनी ज़बान में बयान कर रहा हूँ, जो आपकी दिलचस्पी के होंगे और जिनसे ये तफ्तीशी कहानी भी अधूरी नहीं रहेगी। उसने सुनाया कि 3-4 रोज़ पहले इसकी बीवी अलग सुबह बाहर निकली। वो दूसरी देहातियों की तरह खेतों में रफ़े हाजित के लिए जाया करती थी। इस सुबह वो गई और फिर वापस न आई। सादिक ने बहुत इंतज़ार किया और उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसके वालिदैन के घर गया, वो वहाँ भी नहीं थी। ये तफसील सुनाने की चंदा ज़रूरत नहीं कि सादिक इसे कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। इसे पक्का शक था कि शाह महताब ने इसकी बीवी को अगवा कराया है। इसकी वजह इसने ये बताई कि कुछ अर्सा पहले एक रोज़ शाह महताब के पास इस कमरे में बैठा हुआ था, जिस कमरे में वो लोगों से मिला करता था। एक बाप अपनी भोली भाली सी बेटी को साथ लाया और शाह महताब से ये अर्ज़ की कि इसकी बेटी का रिश्ता कोई भी कबूल नहीं करता। शाह महताब ने इसे तावीज़ दिए और लड़की की आंखों में कुछ पढ़कर फूंकें भी मारी। सादिक इस वक्त तक जान गया था कि इस पीर के पास पल्ले कुछ भी नहीं और ये सरापा फरेब और धोखा है। लड़की अपने बाप के साथ 2-3 मरतबा फिर आई। लड़की के बाप ने कहा था कि इसके पास लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं और रिश्ता लेने वाले भी ये कहते हैं कि लड़की में जिस्मानी नुक्स है। सादिक ने अपने बयान में कहा कि इसे मालूम था कि किसी दिन शाह महताब लड़की को अपने अलग कमरे में ले जाएगा और इसे मुजरिमाना हमले का निशाना बनाएगा। सादिक लड़की के बाप से मिला और जिस तरह मैंने पहले सुनाया है, इसने लड़की के रिश्ते के लिए अपने आप को पेश किया और शाह महताब से कहकर लड़की से निकाह पढ़वा लिया। सादिक ने एक ऐसी बात बताई जो किसी भी तहसीब याफ्ता इंसान का जहन कबूल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बात जुराइम और जाली पीरों की दुनिया की हो रही है, जहाँ अखलाकियात के पैमाने कुछ और होते हैं। सादिक ने बताया कि शादी के कुछ अरसे बाद शाह महताब ने सादिक से ये कहना शुरू कर दिया कि वो अपनी बीवी को कभी कभार उसके पास भेज दिया करे। शाह महताब ने यह फरमाइश बड़े अच्छे अल्फाज में की थी, लेकिन सादिक उसका मतलब समझता था। पहले पहल सादिक इसे टालता रहा, फिर शाह महताब ने इसे वाज़े अल्फाज में कहा कि ये लड़की इसके दिल में उतर गई थी और इसे वो 1-2 रातें अपने पास रखना चाहता था, लेकिन सादिक की इसके साथ शादी हो गई। अब शाह महताब कहता था कि सिर्फ एक बार सादिक अपनी बीवी को उसके पास भेजे। अगर सादिक जुर्म पेशा होता और वो शाह महताब की दुनिया का आदमी होता तो शायद वो इसकी ये फरमाइश पूरी कर देता, लेकिन सादिक किसी और दुनिया का और एक गैरतमंद ख़ानदान का आदमी था। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो आया कहाँ से था और उसकी असलियत क्या थी। इसमें कोई शक नहीं था कि शाह महताब पावर वाला पीर था। ये पीर रूहानी नहीं, नौसरबाजी और गुंडागर्दी का था। इसने जब वाज़े अल्फाज में ये फरमाइश सादिक के आगे रखी तो सादिक का खून खौल उठा। उसने शाह महताब से कहा कि इनकी बड़ी गहरी दोस्ती और राजदारी रही है, इसलिए वो शाह महताब को माफ़ करता है, लेकिन आज से दोस्ती, यारी और हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म समझे। यहाँ से इनकी नाराज़गी शुरू हो गई। शाह महताब ने सादिक को धमकी दी कि अपनी बीवी को अपने परों के नीचे छुपा कर रखना, वरना मैं इसे उड़ा दूंगा। सादिक ने बिला झिझक एतराफ़ किया कि उसने शाह महताब की छोटी बीवी के साथ नाजायज़ मरासिम कायम कर रखे थे और इसमें पहल छोटी बीवी ने की थी। वो बड़ी दिलेरी से सादिक से मिलती मिलाती थी। इसने यहाँ तक कहा था कि सादिक, तुम शादी न कर चुके होते तो मैं इस खाविंद को कत्ल करके तुम्हारे पास आ जाती। सादिक को सिर्फ ये खतरा नज़र आ रहा था कि वो एक ठेकेदार के मजदूरों का मेट था। ये नौकरी इसे शाह महताब की सिफारिश से मिली थी। ठेकेदार तो हिंदू था, नौकरी देने वाला मैनेजर मुसलमान था जो शाह महताब का मुरीद था। सादिक को मालूम नहीं था
कि शाह महताब ने मैनेजर को ऐसी बात कही थी या नहीं कि सादिक को नौकरी से हटा दे। वो इतना जानता था कि मैनेजर ने कभी इसे ऐसा ना कहा कि उसने पीर साहब के किसी हुक्म की खिलाफवर्जी की है और वो पीर को जाकर राज़ी करे। सादिक की एक कमज़ोरी और थी जो इसके लिए किसी भी वक्त ख़तरा बन सकती थी। ये इसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो पंजाब का रहने वाला है और यहाँ तने तनहा क्या कर रहा है। इसने अपनी असलियत मुझ पर ज़ाहिर कर दी, जो ये थी कि वो भगोड़ा फौजी था। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ। जंग अज़ीम के दौरान वो लोग भी फ़ौज में भर्ती हो गए थे जिन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। भर्ती के दरवाजे हर किस्म नाकिस के लिए खोल दिए गए थे। थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर इन्हें मुख्तलिफ महाजों पर भेज दिया जाता था। वहाँ जब वो तोपों के धमाके और छोटे हथियारों के फायर की लर्ज़ाखेज़ आवाज़ें सुनते और अपने साथियों को ज़ख्मी होते और मरते देखते तो उस वक्त को कोसते थे जब वो भर्ती हुए थे। बाज़ फौजी महाज से भाग जाते थे। फौजी हेडक्वार्टर से इनके घरों के थानों में रिपोर्ट जाती थी कि फ़लाँ बल्द फ़लाँ वगैरह वगैरह भगोड़ा हो गया है, इसे गिरफ्तार करके फ़लाँ छावनी में पहुंचा दिया जाए। भगोड़े छुपते फिरते थे। यहाँ से रिश्वत का एक सिलसिला चल पड़ा। इलाका थानेदार भगोड़े फौजी से माहवार वजीफ़ा वसूल करता रहता और इसे गिरफ्तार नहीं करता था। बाज़ पकड़े भी जाते थे। इनका कोर्ट मार्शल होता और लड़ाई से भागने के जुर्म में 2 साल से 7-8 साल तक सजाएं कैद दी जाती थी। अमूमन भगोड़े रुपोश रहते थे। सादिक बर्मा फ्रंट से भागा था और वो अपने घर जाने की बजाय सुबह बिहार में घूमता फिरता रहा और मेहनत मजदूरी करके रोटी खाता रहा। वो फौज में भर्ती नहीं होना चाहता था, लेकिन पोठोहार के इलाके का रहने वाला था जहाँ खानदानी दुश्मनियों पर कत्ल और खून खराबे होते रहते थे। सादिक ने ऐसी ही एक खानदानी लड़ाई में एक आदमी को कत्ल कर दिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए फौज में भर्ती हो गया और ट्रेनिंग लेकर अपनी रेजिमेंट के साथ चला गया। इन दिनों बर्मा फ्रंट बड़ा ही खूंरेज महाज था। सादिक तबन फौजी नहीं था, वो भगोड़ा बन गया। रोज़ी और किस्मत का चक्कर उसे सूबा बिहार के इस इलाके में ले गया। जंग बर्मा तक पहुंच गई थी और फातेह जापानी फौजें अब किसी भी वक्त पेशकदमी करके आसाम और बंगाल पर हमला आवर हो सकती थीं। अंग्रेज़ों ने थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद जगहों पर मिलिट्री पोस्टें तामीर करनी शुरू कर दी थीं, जिनमें अक्सर पोस्टें सिग्नल वालों की थीं। ऐसे ही कुछ और दिफाई मंसूबे थे जो ठेकेदारों को तामीर के लिए दिए जाते थे। सादिक की रसाई ऐसे ही एक ठेकेदार तक हो गई और जिस तरह उसे मुलाजमत मिली वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सादिक को यही खतरा नज़र आ रहा था कि वो कहीं पकड़ा गया और ये मालूम हो गया कि भगोड़ा फौजी है तो इसे कोर्ट मार्शल के ज़रिए बड़ी लंबी सज़ा मिलेगी। मैंने इसके साथ पुख्ता वादा किया कि इसकी ये असलियत बेनकाब नहीं होने दूंगा। इस वक्त मेरा मसला सिर्फ ये था कि शाह महताब के कातिल को पकड़ लूं। सादिक ने पूरी दयानतदारी से बयान देना शुरू कर दिया था। मैं सुना रहा था कि सादिक की बीवी लापता हो गई और वो इसे ढूंढता फिरता रहा। इसे यकीन था कि शाह महताब ने उसकी बीवी को अगवा कराया है। उसने सोच लिया था कि वो शाह महताब को कहीं भी पकड़कर कत्ल की धमकी देगा और अपनी बीवी इससे आज़ाद कराएगा। उसने शाह महताब को उसके जुराम पेश आदमियों के ज़रिए ये धमकी पहुंचा दी थी। उसने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता रात उसके दरवाजे पर बड़ी ज़ोर की दस्तक हुई तो पहले वो घबराया कि ये पुलिस होगी जो उसे गिरफ्तार करने आई है। किसी तरह पुलिस को पता चल गया होगा कि ये शख्स भगोड़ा फौजी है। इस खतरे के पेश नज़र उसने किसी तरफ से मकान से निकलकर भागने की सोच ली, लेकिन इसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। आधी रात का वक्त था। सादिक ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और अपनी बीवी को देखा। बीवी तो खौफ के मारे उसके गले लग गई। वो हाँफती काँपती और रोती थी और इस कदर खौफजदा थी कि सादिक से कहने लगी कि फ़ौरन अंदर घुसकर मुझे छुपा दो। सादिक इसे अंदर ले गया और लालटेन जलाकर देखी। इसकी बीवी के कपड़े खून से लाल थे और पीछे से इसकी कमीज फटी हुई थी। उसने सादिक को बताया कि वो शाह महताब को शायद जान से ही मार आई है। अपने अगवा की वारदात उसने यूं सुनाई कि वो अलग सुबह खेतों में गई तो वैसे ही कुछ और आगे चली गई जहाँ इलाका बंजर और वीरान था। पीछे से किसी ने इस पर खेस या कंबल फेंका और इसे उठाकर वीराने की तरफ ले गया। रास्ते में इसे अपने कंधों से उतारा। ये 2 आदमी थे।
انہوں نے اسے دھمکیاں دیں کہ وہ روئی یا شور مچایا تو اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اسے اغوا کرنے والے یہی دو جرائم پیشہ افراد تھے جنہیں شاہ مہتاب نے اپنے ساتھ یا اپنے سائے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی ان دونوں کو اچھی طرح جانتی پہچانتی تھی۔ وہ اس طرح کہ وہ صادق کے دوست تھے اور چند مرتبہ اس کے گھر بھی آئے تھے۔ اب یہ دونوں جرائم پیشہ میرے تھانے میں پابند بیٹھے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی ASI سے کہا تھا کہ انہیں تھانے میں ہی رکھنا، باہر نہ جانے دینا۔ اب تو میں نے انہیں باقاعدہ حوالات میں بند کرنا تھا۔ انہوں نے اغوا کی یہ واردات غالباً اس امید پر اتنی دلیری سے کی تھی کہ شاہ مہتاب انہیں گرفتاری سے بچائے رکھے گا۔ صادق نے بتایا کہ اسے بیوی نے یہ بات سنائی تھی کہ تھوڑی ہی دور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ لڑکی کو وہاں ایک مکان میں بند کر دیا گیا اور یہ دونوں لڑکی کو خراب کرتے رہے۔ قتل کی رات یہ دونوں لڑکی کو شاہ مہتاب کے گھر لے آئے۔ شاہ مہتاب کا کتا اس وقت باہر کھلا پھر رہا تھا، لیکن ان دونوں آدمیوں سے مانوس تھا، اس لیے نہ بھونکا نہ کرایا۔ یہ دونوں آدمی لڑکی کو شاہ مہتاب کے حوالے کر کے چلے گئے۔ صادق کا بیان جب یہاں تک پہنچا تو میں نے بہتر جانا کہ اس کی بیوی کو بھی بلا لوں اور واردات کا ارتکاب اس کی زبان سے سنوں۔ میرے کہنے پر صادق نے اپنی بیوی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے اسے کہا کہ قتل کا وقوعہ مجھے بلا جھجک سنا دے۔ لڑکی نے یہ بات یوں سنائی کہ شاہ مہتاب اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ وہ اسے کچھ عرصے تک اپنے پاس رکھے گا پھر آزاد کر دے گا۔ لڑکی نے اس کی منت سماجت کی اور روئی بھی، لیکن شاہ مہتاب انسان تو تھا نہیں، ابلیس تھا۔ اس نے لڑکی کو زبردستی شراب پلانے کی کوشش کی جو لڑکی نے نہ پی۔ خود اس نے شراب پی اور لڑکی پر دست درازی پر اتر آیا۔ اس تھینگا مشتی میں لڑکی کی کچھ چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر شاہ مہتاب نے لڑکی کو پیٹھ کے بل دھکا دیا۔ لڑکی آخر عورت ذات تھی اور کمزور تھی اور شاہ مہتاب ہٹا کٹا آدمی تھا۔ مزاحمت کے دوران لڑکی نے شاہ مہتاب کی شارک اپنی مٹھی میں لے کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کے ناخن شاہ مہتاب کی کھال میں اتر گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا اور ایک پہلو کے بل پلنگ پر گرا۔ اس وقت لڑکی چڑیل بن چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب شاہ مہتاب پیٹھ کے بل تھا اور لڑکی اس کے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ مہتاب کی شہرک لڑکی کے شکنجے جیسی مٹھی میں تھی۔ لڑکی نے اس کی شہرک چھوڑ دی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا اور دیکھا کہ شاہ مہتاب کے بازو پلنگ پر بے جان ہو کر گر پڑے تھے اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکی نے بتایا کہ جب شاہ مہتاب نے اسے دھکا دیا تھا تو وہ ننگے پاؤں نہیں تھی، اس نے جوتی پہن رکھی تھی جو اس کے پاؤں میں تھی اتری نہیں۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ شاہ مہتاب کا منہ کھل گیا ہے اور اس کی آنکھیں بھی ایسی کھلی ہیں جیسے ڈھیلے باہر آ جائیں گے، تو اس نے شاہ مہتاب کی گردن چھوڑ دی تھی۔ شاہ مہتاب کا پھر بھی منہ کھلا رہا اور آنکھیں بھی۔ وہ پلنگ سے اتری اور باہر نکل گئی۔ حویلی کے دروازے سے نکلتے اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک عورت صحن میں نکلی ہے۔ لڑکی باہر کو دوڑ پڑی۔ بائیں ٹانگ اسے دوڑنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستہ چلنے لگی تو کتا بھونکا اور اس کی طرف آیا۔ وہ پھر دوڑنے لگی اور کتا اس تک پہنچ گیا۔ کتے نے اس کا دایاں بازو اپنے منہ میں لے لیا اور لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کتے کی آنکھوں پر بڑی زور سے ہاتھ مارا تو کتے نے بازو چھوڑ دیا۔ وہ پھر دوڑی تو کتے نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر پنجے مارے۔ اتنے میں حویلی میں دروازے کی طرف سے ایک عورت نے کتے کو پکارا اور لڑکی نے اس عورت کے دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کا دوپٹہ اتر گیا اور کتے پر پڑا۔ کتا دوپٹے میں الجھ گیا اور لڑکی کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں کسی نہ کسی کی زبانی بتا ہی چکا ہوں۔ صادق صبح سویرے بیوی کو ڈسپینسر کے پاس لے گیا۔ ڈسپینسر نے زخم بلکہ زخموں کی مرہم پٹی بڑی توجہ سے کر دی اور جب وہ واپس آئے تو میں پہنچ گیا۔ میں نے قاتل پکڑ لیا تھا۔ یہاں پر میری تفتیش ختم ہو گئی تھی اور اب مقدمہ تیار کرنا تھا جس کے لیے شہادت اور ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے تھے، لیکن میرے اپنے جذبات امنڈ آئے اور میں نے اس واردات میں اپنی ذات کو ملوث کر لیا۔ میری جگہ پر آ کر سوچیں کہ جیسے میں اللہ کا برگزیدہ عالم اور ولی اللہ سمجھتا رہا تھا، وہ اس قدر فریب کار نکلا کہ ایک تھانے دار کو بھی اس نے الو بنائے رکھا۔ اگر صرف میری ذات کی توہین ہوتی یا صرف مجھے اس فریب کاری کی تکلیف پہنچی ہوتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن اس شخص نے در پردہ
جو ابلیسیت جاری ساری کر رکھی تھی۔ اس میں نہ جانے صادق کی بیوی جیسی کتنی ہی بھولی بھالی معصوم لڑکیاں ذلیل و خوار کر دی گئی تھیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ شاہ مہتاب نے ایک ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ ڈلوایا تھا اور چھوٹے موٹے کئی جرائم بھی کروائے تھے۔ میں نے شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو گرفتار کر کے ان پر اغوا، آبروریزی اور 2 اور دفعات کے تحت مقدمہ تیار کر لیا تھا۔ ان دونوں نے شاہ مہتاب کے کئی اور جرائم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن ان میں کچھ دلچسپیاں بھی ہیں۔ میری اس تفتیشی کہانی کے اندر کئی کہانیاں ہیں جو اتنی طویل ہیں کہ ایک کہانی میں سمیٹی نہیں جا سکتیں۔ مثلاً صادق کا محاذ سے فرار اور اس کا میرے تھانے کے علاقے کے اس گاؤں پہنچنا ایک بڑا ہی سنسنی خیز واقعہ ہے، جسے میں ایکشن اور ڈرامہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کبھی خیال آیا تو یہ بھی سنا دوں گا۔ شاہ مہتاب کا قتل میرے لیے باعث مسرت تھا۔ میں اب یہ ارادہ کر بیٹھا کہ صادق کی بیوی کو سزا سے بچانا ہے۔ پاکستانی خواتین و حضرات تو سمجھتے ہیں کہ پولیس جسے چاہے بچا سکتی ہے اور جسے چاہے لٹکا سکتی ہے۔ یہ مکمکا کی کرشمہ سازی ہے، لیکن انگریزوں کے دور حکومت میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تھانے دار کو ملزم گرفتار ہی کرنا پڑتا تھا، خواہ وہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مقدمے میں ذرا سی ہیرا پھیری کر کے کسی کو اتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا کہ سیشن کورٹ کی سنائی ہوئی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی تھی اور یہ کمزوری ہائی کورٹ میں سامنے لا کر ملزم کو بری کروا لیا جاتا تھا۔ میں نے صادق کی بیوی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور تھانے لے گیا۔ مقدمہ اس زمین پر کھڑا کیا کہ اس ملزمہ کو اغوا کیا گیا، اسے بے آبرو کیا گیا اور اس شاہ سے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے لڑکی نے شاہ کو گلا گھونٹ کر مار دیا اور یہ اس کا قانونی حق تھا۔ میں نے لڑکی کو قانونی حق دلانے کے لیے کچھ ڈرامے کھیلے۔ مثلاً ایک یہ کہ شاہ مہتاب کا ریوالور 6 گولیوں سے بھر کر واردات والے پلنگ پر رکھا اور وہاں سے برآمد کروایا۔ برآمدگی کے گواہ اپنی مرضی کے رکھے اور اس طرح ثابت کیا کہ مقتول نے ریوالور کی نالی ملزمہ کی کنپٹی پر رکھ کر اور جان کی دھمکی دے کر اس پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی۔ ملزمہ کو مقتول کا گلا دبانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح یہ مقدمہ سیلف ڈیفینس بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 جرائم پیشہ افراد پر اغوا اور آبروریزی اور 2 مزید دفعات کا مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا اور اس مقدمے کا حوالہ قتل کے مقدمے میں شامل کر دیا۔ لڑکی کے وکیل کو الگ کر کے میں نے سمجھا دیا کہ وہ عدالت میں یہ نکتہ اور دلیل دے کہ لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا تھا اور اس ظلم میں مقتول اضافہ کر رہا تھا کہ ملزمہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور اس پاگل پن میں اس نے قتل کی واردات کر ڈالی۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنا آپ بھی بچائے رکھا کہ میں ملزمہ کی مدد کر رہا ہوں اور مقدمہ ایسا بنایا جو ملزمہ کے لیے فائدہ مند تھا۔ اگر میں یہ کہانی صرف وکیلوں کو سنا رہا ہوتا تو میں مقدمے کی پوری تفصیل سناتا۔ اسے صرف وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مقدمہ چلا اور صادق کی بیوی کو سیشن جج نے 3 سال سزائے قید دی۔ جج ہندو تھا۔ اس نے مسلمانوں کی پیر پرستی کے خلاف فیصلے میں بڑی رسوا کن باتیں لکھیں اور یہ لکھا کہ لڑکی یعنی ملزمہ انہی جرائم کا شکار ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو صفائی کے وکیل نے 1-2 نکتے جو اسے میں نے بتائے تھے پیش کر دیے اور اس انگریز جسٹس نے لڑکی کو بری کر دیا۔ صادق کے متعلق تو میں نے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ بھگوڑا فوجی ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ اب وہ خود سوچ لے کہ یہیں رہنا چاہتا ہے یا یہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں بیوی کو ساتھ لے کر اپنے وطن جا رہا ہوں۔ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادے اور گنوار مسلمانوں نے شاہ مہتاب کو یوں زندہ رکھا کہ اس کا مزار بنایا اور پھر مزار پر چڑھاوے چڑھانے لگے اور میں نے وہاں ایک سالانہ عرس بھی دیکھا۔ تو یہ ہے کہانی ٹیڑھے پاؤں اور سیدھے لوگوں کی۔